हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर क्लासेस। आज हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 6 है। आज हम सीखेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लेन में। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे आर्गुमेंट निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन of a complex number एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, लेट आपका z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। यहाँ एक्स और वाई क्या है आप जानते हैं, एक्स और वाई एक रियल नंबर है। तो अगर एक्स और वाई रियल नंबर है तो उसको प्लेन में हम इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि एक प्लेन में जब हम ये लेते हैं, ये आप लोग जानते हैं कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, क्लियर। इस एक्स एक्सिस को कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेन में हम क्या ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। इसे बोलते हैं रियल एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स का वैल्यू देगा, इसलिए इसको क्या लिखते हैं रियल एक्सिस। और ये क्या हो गया, वाई का वैल्यू दे रहा है, आउट ऑफ वाई, तो ये क्या हो गया इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, क्लियर। ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। अब ये क्योंकि रियल एक्सिस है, इसमें जीरो को उस साइड जब लेंगे, राइट साइड लेंगे तो क्या होता है, वो हम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव होता है, 1 2 ऐसा पॉजिटिव होता है। इस केस में जब इसको लेंगे तो ये नेगेटिव होता है, तो इसलिए क्या है ये पॉजिटिव रियल एक्सिस हो जाएगा। जीरो का लेफ्ट में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रियल एक्सिस हो जाएगा, क्लियर। जब ये हम अबव द एक्स एक्सिस लेते हैं, वो हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव होता है, बिलो द एक्स एक्सिस लेते हैं वो आपका नेगेटिव होता है। तो ये क्या होगा, टोटल आपका इमेजिनरी एक्सिस हुआ, लेकिन अबव द एक्स एक्सिस क्या हो गया पॉजिटिव रियल एक्सिस, बिलो द एक्सिस एक्सिस क्या हो गया नेगेटिव रियल एक्सिस, क्लियर। अच्छा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट हमको मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, इस केस में क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, वाई ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों आपका ग्रेटर देन 0 होगा, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड ऑर्डर में क्या है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, इसलिए एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 0, वाई लेस देन 0 का इस क्वाड्रेंट में। सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सॉरी एक्स नेगेटिव एक्स लेस देन 0, वाई पॉजिटिव, सो वाई ग्रेटर देन 0, क्लियर। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड में क्या है, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, एक्स लेस देन 0 है, वाई लेस देन 0, इस क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, क्लियर। फोर्थ में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, एक्स ग्रेटर देन 0 है लेकिन वाई लेस देन 0 है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसमें क्या पॉजिटिव होता है। एक्स फर्स्ट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, सेकंड में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव है, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक एंगल होता है π/2, ये 90 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 90 तक π/2, रेडियन में π/2। फिर क्या हो गया, फिर 90 आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, π/180 रेडियन में। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट π/2 टू पाई तक वेरी कर रहा है। थर्ड में क्या है, पाई से लेकर 3π/2 तक जाता है रेडियन में, 270 डिग्री, 180 टू 3π/2। फोर्थ में क्या हो रहा, 3π/2 से 2π तक जा रहा है, 360 तक जा रहा है, क्लियर। ये क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ, कौन क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है वो क्लियर कीजिएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 तक है, ये π/2 टू पाई तक है, ये पाई से पाई टू 3π/2 है, ये 3π/2 से 2π तक है, क्लियर। इस बात को ध्यान रखना है, क्लियर। एक्स एक्सिस हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रियल एक्सिस, ये अबव हो गया पॉजिटिव रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, बिलो हो गया नेगेटिव रियल एक्सिस। किसमें क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये भी ध्यान रखना है। किसमें क्या पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है वो भी आपको ध्यान रखना है। वहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एक्स और वाई का पॉजिटिव और नेगेटिव से हम लोग का आइडेंटिफाई होता है कि ये जेड जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
क्लियर, नोट कीजिए। तो लेट आपका x प्लस आयोटा वाई, लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस नंबर लाइन में। आपका अभी तक ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, जो कि ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम x और y को प्लॉट करते हैं, सपोज ये पॉइंट है और आपका x और y, यहाँ से यहाँ तक आपका x हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका x हो गया, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। ये डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक OP डिस्टेंस है, तो ये आपका x हो गया, सपोज m है, ये y हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट को हमने प्लॉट किया हम, ये आपका x, ये y। तो इस पॉइंट को ये कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। तो जिस पॉइंट को हम लोग, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जब ये करते हैं एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस प्लेन का नाम क्या होता है, उस प्लेन का नाम होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। तब उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम प्लॉट करके इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आपका एक्स वाई प्लेन में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो देखिए द प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट a complex number is called a complex plane or argand plane, complex plane or argand plane or Gaussian plane or Gaussian plane, clear। तो द प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं द प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली, यहाँ होना चाहिए ज्योमेट्रिकली the plane in which we represent a complex number geometrically is called a complex plane, यहाँ लिखते हैं is called a complex plane, clear। The plane in which we represent a complex number geometrically is called a complex plane or argand plane or Gaussian plane, clear। इसको बेटर में थोड़ा लिख लेते हैं, छूट गया था। Geometrically is called a complex plane or argand plane or Gaussian plane clear। The plane in which we represent a complex number geometrically is called a complex plane or argand plane or Gaussian plane, clear। अब देखिए इन ट्रायंगल OPM आपका OP स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर होगा, इम्प्लाइज OP इक्वल्स टू रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। तो ये क्या है, OP क्या हो गया, OP का हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका ओरिजिन है 0 0। OP डिस्टेंस निकालेंगे रूट ओवर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, आपका ये निकाल के देगा रूट ओवर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये रूट ओवर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, रूट ओवर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर है कॉम्प्लेक्स नंबर टर्म में। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका मॉडुलस ऑफ z भी तो हो गया,
ठीक है। तो हम लोग देयरफॉर बोल सकते हैं ओपी जो लेंथ है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड है, वो कितना है √x² प्लस y²। मतलब क्या हुआ, एक कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऑफ जेड क्या देता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन दे देता है। एक कम्प्लेक्स मॉडुलस जो होता है कम्प्लेक्स नंबर का वो क्या देता है, वो डिस्टेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स डिस्टेंस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ऑरिजिन निकाल के दे देता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं द मॉडुलस ऑफ जेड, द मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ द complex number from the origin, क्लियर हुआ। क्या लिखे, द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर represents the distance of the complex number, distance of that complex number from the origin, distance of that complex number from the origin से इसका डिस्टेंस दे देता है, निकाल देता है। ये मॉडुलस ऑफ जेड मीन्स जेड का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, डिस्टेंस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ऑरिजिन निकाल के वो दे देगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर वो क्या है, देखिए ये जो लाइन सेगमेंट OP, ये जो लाइन सेगमेंट OP है आपके पास, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, सपोज वो एंगल थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वो एंगल कितना बना है, सपोज वो थीटा है, ठीक है। तो ये थीटा को ही हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा को ही बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। OP लाइन सेगमेंट जो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्लियर। तो अगर इस तरह देखा जाए कि इन ट्रायंगल OPM आपका मेरा सिर्फ ये दो वैल्यू नोन है, ये तो निकालना पड़ेगा, नोन वैल्यू x और y है, तो ये दोनों का नोन वैल्यू से हम थीटा निकालते हैं। तो इससे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर ही हो गया, बेस हो गया, एंगल अगर थीटा यहाँ पर है तो इंटीग्रल OPM tan थीटा क्या निकलेगा, tan थीटा हो जाएगा PM बाय OM, ये लिख सकते हैं tan थीटा। क्लियर। ये tan थीटा हो गया, PM क्या हो गया, y हो गया, OM क्या हो गया, x हो गया, ये y बाई x हो गया। इम्प्लाइज ये क्या हो गया, ये हम लोग बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, y बाई x मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, ये भी तो बोल सकते हैं। y क्या है, y कम्प्लेक्स नंबर के टर्म में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। देयरफॉर हम लोग थीटा बोल सकते हैं कितना हो गया ना, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। ये आपका क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z हो गया, ये आर्गुमेंट ऑफ z हो गया। क्लियर। अब एक चीज देखिए कि अगर ये लाइन सेगमेंट OP का ये अगर एंगल थीटा बन रहा है, तो अगर हम यहाँ से काउंट करें, इससे यहाँ से मेजर करना शुरू करें, ये पूरा 1 राउंड जाने के बाद 360 मूव करने के बाद फिर अगर लेते हैं, तो क्या ये आर्गुमेंट ऑफ जेड नहीं है, क्या ये आर्गुमेंट ऑफ जेड हो सकता है क्या, हाँ ये भी आर्गुमेंट ऑफ जेड हो सकता है। अगर ये थीटा है तो यहाँ से पूरा एक राउंड 360 मूव करने के बाद अगर हम लोग इसको लेते हैं तो वो भी तो आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। तो क्या हो गया, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे tan 30 डिग्री, सपोज थीटा आपका 30 है, tan 30 डिग्री का आपका वैल्यू क्या हो गया, 1/√3 हो रहा है, tan 30 का 1/√3 हो रहा है, तो tan 360 का 360 प्लस 30 अगर करते हैं, दैट इज tan आपका 390 का वैल्यू, वो भी तो √3 देगा, सॉरी 1/√3 देगा आपको, वो भी तो 1/√3 देगा, ठीक है। तो ये भी तो आपका सेम वैल्यू आ रहा है, दोनों का सेम वैल्यू, तो ये जो है OP का ये भी आपका आर्गुमेंट हो गया, ये भी आर्गुमेंट हो गया, मतलब 30 डिग्री भी आर्गुमेंट हो गया, 390 डिग्री भी आर्गुमेंट हो गया, और फिर आपका 2 पाई ऐड कर देंगे, वो भी आपका आर्गुमेंट होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि
कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो मेनी वैल्यू फंक्शन है, मेनी वैल्यूड फंक्शन, मतलब बहुत सारा वैल्यू, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू हम लोग आर्गुमेंट में निकाल सकते हैं। 2n पाई ऐड करना, 2 पाई ऐड करते रहेंगे थीटा के साथ, आपको डिफरेंट वैल्यू मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सब थीटा जो हो गया, ये 30 भी आपका 30 डिग्री भी आपका हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड, 390 डिग्री भी आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया। इससे क्या पता चल रहा है आपका, द आर्गुमेंट ऑफ जेड, द पहले तो आर्गुमेंट का डेफिनेशन देख लीजिए, द लाइन सेगमेंट ओपी, द लाइन सेगमेंट OP which makes the line segment OP which the angle, the line segment OP which makes angle theta with the positive direction, the line segment OP which makes angle theta with the positive direction of x axis, the line segment OP which makes angle theta with the positive direction of x axis measured in anticlockwise sense, in anticlockwise थोड़ा बेटर वे से लिखते हैं, रुकिए, स्पेस कम है, यहाँ लिखते हैं, इस वजह से लिखते हैं, द एंगल थीटा which the line segment OP makes with the positive direction of x axis measured in anti-clockwise sense is called the argument or amplitude of z denoted by ARGZ और AMPZ। देखिए अब क्या है, द एंगल थीटा विच द लाइन सेगमेंट OP makes, जो लाइन सेगमेंट OP बना रहा है किसके साथ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis measured in anti-clockwise sense, always measured in anti-clockwise sense, is called the argument or amplitude of z denoted by AMPZ और ARGZ। क्लियर? हम लोग जस्ट नोटिस किए कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो मेनी वैल्यूड फंक्शन है, उसका बहुत सारा वैल्यू निकल सकता है। सो द आर्गुमेंट ऑफ अ complex number is a many valued function। ये बहुत मैनी वैल्यूड फंक्शन है, बहुत सारा वैल्यू निकल सकता है, जैसे नोटिस किए 2 पाई का इंटरवल में, ठीक है। सो द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए मैनी वैल्यूड फंक्शन इफ थीटा इज द आर्गुमेंट of a complex number if theta is the argument of a complex number then if theta is the argument of a complex number then 2n pi plus theta
2n pi plus theta where n belongs to integer is also will also be the argument of that complex number। क्या मीनिंग हुआ? द आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज अ मैनी वैल्यूड फंक्शन ओवर दिस। देखिए हम लोग कि 10 30 का वैल्यू भी सेम है, 10 आपका 390 का वैल्यू भी सेम है, तो उस तरह बहुत सारा वैल्यू निकल सकता है। सो इफ थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर देन 2n pi प्लस थीटा, जहाँ पर n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है, विल ऑल्सो बी द आर्गुमेंट ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर। n अगर 0 है तो आपका ये थीटा है, n अगर 1 है तो 2 पाई प्लस थीटा, n अगर 2 है तो 4 पाई प्लस थीटा। ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर में जाके हम लोग रुकेंगे तो क्या हो गया, ये आपका डिफरेंट वैल्यूज निकालते जाएगा सेम आपका कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया मेनी वैल्यूड फंक्शन, इसको ध्यान रखना है। तो इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपको आर्गुमेंट मिल जाएगा, अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट मिलते रहेगा आपको। लेकिन किसको हम लोग यूज करेंगे, इसको इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट निकाला गया है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट। द प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट कि भाई ये इस रेंज के अंदर में जो आपका एंगल आएगा उसे हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट नेमिंग किया गया और उसे हम लोग यूज करेंगे, ताकि इससे तो बहुत सारा वैल्यू मिलेगा आपको। इसलिए द यूनिक वैल्यू ऑफ द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा, the unique value of theta such that theta is greater than minus pi less than equals to pi is the principal value argument, is the principal value of principal value argument, principal value argument। Clear? The unique value of theta such that theta is greater than minus pi less than equals to pi is called the principal value argument। क्या बोल रहे हैं? The unique value of theta, clear है? Such that theta जब इस रेंज में आ गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना गया, इसके अंदर में जो भी आपका आएगा उसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट बोलेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट, अपनी प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट। क्लियर? नोट कीजिए। अब हम देखेंगे आर्गुमेंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। आर्गुमेंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ये क्या देखिए, फर्स्ट है आपका इफ z lies पहले लेते हैं let z be a complex number, ये मान लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर है। अब फर्स्ट केस क्या है कि इफ z lies on the positive real axis, then थीटा क्या होगा, then आर्गुमेंट ऑफ z थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए इस केस में अगर ये आपका रियल एक्सिस है, अगर थीटा यहाँ पर है, थीटा लाइज ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस, मीन्स इधर कहीं पर थीटा अगर मतलब जेड लाई करता है,
ठीक है, इफ z lies on the positive real axis, that is if z equals to suppose x है और x क्या है, greater than 0 है, then थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, हम क्या बता रहे, z इक्वल टू ओनली x है, मीन्स इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ये प्योरली रियल हो गया, और वो भी x ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, मतलब ये पॉजिटिव एक्सिस में x एक्सिस में लाई कर रहा है, मीन्स पॉजिटिव रियल एक्सिस में लाई कर रहा है। उस केस में थीटा क्या होगा, मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, थीटा क्या होता है, z के साथ जो आपका ये जो आपका z है जहाँ पर वो प्लॉट किया गया है, वो आपका x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसको लेते हैं आर्गुमेंट। तो यहाँ पर तो एंगल क्या हो रहा है, एंगल यहाँ पर 0 है, तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 0, क्लियर। सेकेंड, इफ पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस पे लाई करवाते हैं, उसका निकाल लेते हैं, क्लियर। तो इफ z लाइज ऑन द पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस दैट इज क्या है, z कैसा होना चाहिए, z इक्वल्स टू आपका आयोटा y, z इक्वल्स टू आयोटा y होना चाहिए, दैट इज z इक्वल्स टू आयोटा y होना चाहिए, और y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, दैट इज यहाँ लिखते हैं, दैट इज z इक्वल्स टू आयोटा y होना चाहिए, और y ग्रेटर देन 0 है, मीन्स y पॉजिटिव है। अगर y पॉजिटिव है, आयोटा प्योरली इमेजिनरी है, तो कहाँ लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, आपका यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा, तो एंगल कितना बना, वो एंगल कितना बना है आपका पॉजिटिव है, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है वो आपका एक एक्सिस में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, देन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देन थीटा इक्वल्स टू इस केस में क्या हो जाएगा, π/2, आपका ये जो आंसर है वो रेडियन में देना है, इसलिए π/2 हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री से रेडियन में लिखना है, तो π/2 हो गया आपका। तो यहाँ पर जब लाई कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो क्या पॉजिटिव रियल एक्सिस में तो एंगल 0 है, अगर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस में लाई कर रहा है तो एंगल π/2 है, आपका आर्गुमेंट π/2 है, क्लियर। नेक्स्ट है, if z lies on the negative real axis that is z कैसा होगा, z इक्वल्स टू ओनली x होगा, लेकिन यहाँ पर x क्या होगा, x लेस देन 0 होगा, x नेगेटिव होगा, मीन्स जब यहाँ पर है तब। तो एंगल कितना बना आपका, इस केस में एंगल क्या हो रहा है, पूरा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बना रहा है, वो पूरा 180 डिग्री रोटेट कर गया, तो उस केस में थीटा क्या होगा, देन थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो पाई होगा, पाई तक तो अलाउड है वो आर्गुमेंट, ठीक है, पाई तक तो अलाउड है, ठीक है। फोर्थ क्या है ना, इफ z लाइज ऑन द नेगेटिव रियल हो गया, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, देन क्या होगा, दैट इज नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस मींस कैसा होगा उसका, दैट इज z इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, z इक्वल्स टू आपका माइनस आयोटा y, सॉरी माइनस की जरूरत नहीं है, आयोटा y लीजिए, y इस केस में लेस देन 0 है, मींस y को तो नेगेटिव है, तो क्या हो गया, इमेजिनरी एक्सिस में हो गया, ओके, कहाँ हो गया, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस में हो गया। देन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, देन थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, इस केस में आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से ये बन रहा है आपका कितना, 270 डिग्री, 3π/2, लेकिन आपको क्या करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेना है, उसके लिए क्या होगा, पाई से ग्रेटर तो होना नहीं चाहिए, अप टू पाई तक ही अलाउड है वो, तो पाई से जब ग्रेटर जाएगा तो क्या करेंगे, जस्ट इसका क्या होगा, अब हम एंगल को इधर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं करके अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर लेंगे, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर लेंगे, जब भी अबव द एक्स एक्सिस होगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट लीजिए, अगर बिलो द एक्स एक्सिस है तो एंटी आपका क्लॉकवाइज मेजरमेंट लीजिए। दोनों में डिफरेंस क्या है ना, एंटी क्लॉकवाइज में ये पॉजिटिव होता है आपका, और क्लॉकवाइज में ये एंगल को नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, इसमें क्या होता है, इसमें आपका पॉजिटिव एंगल लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में आपका नेगेटिव एंगल लिया जाता है, क्लियर।
तो क्या होगा इस केस में थीटा क्या होगा, यहाँ एंगल कितना बना है, एंगल अगर इस वे से देखा जाए तो अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये 90, जैसे यहाँ 90 होना यहाँ भी 90 ही हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये क्लॉकवाइज है ये क्या होगा -π/2 हो जाएगा, -π/2। क्लियर, -π/2 एंगल हो जाएगा, आपका आर्गुमेंट हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आप लोग इसमें क्वाड्रेंट में, जब क्वाड्रेंट के अंदर में जब लाई कर रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट इस केस में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा ना, इफ z लाइज ऑन द in the first quadrant, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट इज z कैसा होना चाहिए, z होना चाहिए आपका x प्लस आयोटा y, जहाँ पर x और y x भी ग्रेटर देन 0 है, x भी ग्रेटर देन 0 एंड y भी ग्रेटर देन 0 है, दोनों अगर ग्रेटर देन 0 मतलब दोनों पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव है, तभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। उस केस में एंगल कितना बन रहा है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल ये आपका सपोज ये p है कॉम्प्लेक्स नंबर x y, तो इस केस में एंगल कितना बना आपका ये एंगल आपका थीटा है, तो एंगल थीटा हुआ। तो एक्चुअली क्या करेंगे हम लोग, हमेशा इसको क्या करेंगे, क्योंकि जब सेकंड ये जो है उसको हम अल्फा के इक्वल लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू अल्फा। अब अल्फा क्या है, देन थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा। ठीक है, अल्फा क्यों लिया गया, अल्फा क्यों है वो समझ में आएगा आपका नेक्स्ट जब सेकंड में जाएंगे तब। वेयर अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, वेयर अल्फा इज एन एक्यूट एंगल है, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। अब एक इसका हेल्प, एक्यूट एंगल का हेल्प क्यों ले रहे हैं हम लोग, वो समझ में आएगा आपको सेकंड जब आपको क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब। क्या हो गया, इस ट्रायंगल में ये आपका राइट ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल आपका अल्फा है एक्यूट, ठीक है, ये सपोज ये आपका एंगल यहाँ पर हुई है, वो आपका एक्यूट एंगल कितना है, अल्फा है। तो फर्स्ट पॉइंट में जब लाई कर रहा है तो थीटा और अल्फा सेम हो जा रहा है, ठीक है, थीटा और अल्फा सेम है। जब सेकंड में जाएंगे ये और क्लैरिफाई हो जाएगा आपका क्यों वो अल्फा का मीनिंग क्या हुआ और क्यों इसे लिया जा रहा है, थोड़ा नोट कीजिए इसे आप। नेक्स्ट है आपका when z lies in the second quadrant that is z equals to आपका x प्लस आयोटा y तो है, लेकिन x इस सेकंड में x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है। सेकंड में पैटर्न क्या है, x नेगेटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए। देन थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ z। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अल्फा क्लियर होगा आपका, सपोज यहाँ पर z है आपका, ये आपका z हुआ, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक्यूट एंगल कहाँ है, ये तो 90 है आपका, ये ऑब्ट्यूज हो नहीं सकता, ये एक्यूट एंगल यहाँ पर अल्फा लिया गया, ये अल्फा है सपोज, ठीक है। लेकिन आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है, अब इसे हटा देते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है, जब फर्स्ट पॉइंट में लगा फर्स्ट का काम कंप्लीट हो गया, अब सेकंड में आते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है आपका, आर्गुमेंट ऑफ जेड ये एंगल जो है वो आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया, ये आपका थीटा हो गया। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, आपका अबव द एक्स एक्सिस है तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे एक्स एक्सिस, तो ये आपका थीटा हो गया। और अल्फा क्या है, एक एक्यूट एंगल, इस ट्रायंगल के अंदर में एक्यूट एंगल कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ठीक है। इसे लेकर कोई फायदा नहीं है, आपको ये लेना है। अब इसके हेल्प से हम निकालेंगे क्या, आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्या करेंगे हम, अगर इसको 180 माइनस अल्फा कर देते हैं थीटा निकलेगा। अगर हम ये 180 माइनस अल्फा कर दें, क्योंकि जब तक हम लोग आर्गुमेंट निकालेंगे क्या चाहिए, टेन का हेल्प चाहिए, इमेजरी पार्ट में रियल पार्ट, तो इमेजरी और रियल तो आपका यहाँ से देगा, वाई और एक्स तो यहाँ से देगा, तो इस ट्रायंगल का तो यूज करना होगा। जब तक इस ट्रायंगल का यूज नहीं करेंगे एंगल कहाँ से निकालेंगे, ये तो आपका यहाँ हो गया, एंगल तो अंदर ट्रायंगल के बाहर बन गया आपका। तो अगर इस ट्रायंगल का यूज करना है, इसका रियल इमेजरी करके यूज करके हमको निकालना है, यहाँ का एक एंगल तो कंसिडर करना होगा, यहाँ का एक एंगल, इस ट्रायंगल के अंदर में एक एंगल कंसिडर करना होगा, नहीं तो हम ये थीटा नहीं निकाल सकते। क्लियर, इसलिए हम लोग अल्फा इंट्रोड्यूस किया गया कि अल्फा लेते हैं हम लोग, अल्फा निकालने के बाद इसको करते क्या, 180 माइनस अल्फा करने से ये एंगल आपको निकल जाएगा जो आर्गुमेंट ऑफ थीटा है। क्लियर है।
फिर से बता रहे हैं, देखिए रिपीट कर रहे हैं, हम लोग अल्फा क्यों लाया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड। ये आपका फॉर्मूला, आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसको आप राइट एंगल अगर कंप्लीट को कर लेते हैं, इसको ऑरिजिन से मैं ये किए, आपका ऑरिजिन से यहाँ पर ये किए, ज्वाइन किए, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, यहाँ पर हो गया। तो ये आपका मेरी पार्ट, ये रियल पार्ट, सॉरी ये रियल पार्ट हो गया, ये मेरी पार्ट हो गया। यहाँ पर कोई तो एक एंगल चाहिए, थीटा जैसे है, थीटा तो निकाल नहीं पाएंगे, थीटा तो ये वाला है मेरा, आर्गुमेंट तो ये देगा, लेकिन इस ट्रायंगल में थीटा क्या है, थीटा मतलब एक एंगल तो लेना होगा जहाँ से ये निकलेगा, तो मान लेते हैं वो अल्फा है, वो एक्यूट एंगल अल्फा है। तो अल्फा निकालने के बाद अगर अल्फा आपका नोन हो गया, तो आप क्या थीटा कैसे आप ये कर सकते हैं, अल्फा के टर्म में कैसे लिख सकते हैं ना, ये 180 माइनस अल्फा आपका ये थीटा दे देगा, ये 180 माइनस अल्फा आपको थीटा दे देगा। इसलिए अल्फा लाना जरूरी था यहाँ पर, बिना अल्फा का हम लोग इस थीटा को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर, क्योंकि थीटा आपका ये जो वैल्यू है, फॉर्मूला है वेरी पार्ट बाय रियल पार्ट, वेरी पार्ट रियल पार्ट सिर्फ यहाँ पर ट्रायंगल में दे रहा है, यहाँ आपका थीटा से कोई उसको मतलब ही नहीं। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है मेरा, वेरी पार्ट रियल पार्ट ये दे रहा, इसके इस ट्रायंगल में एक एंगल चाहिए, वो एंगल क्या देगा, वो आपका निकालेंगे क्या, यहाँ पर एक्चुअली निकलेगा क्या, अल्फा निकलेगा, अल्फा निकलेगा, उसके हेल्प से हम थीटा निकाल सकते हैं। क्लियर, ये इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, जैसे इसके लास्ट केस में क्या क्या आपका थीटा अल्फा सेम था, क्योंकि एक्यूट एंगल थीटा जितना था उतना ही आपका अल्फा भी था। यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा आपका एंगल, ठीक है, पाई माइनस अल्फा। जो आर्गुमेंट हो गया कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा। तो फर्स्ट में थीटा इक्वल्स टू अल्फा था, सेकंड में पाई माइनस अल्फा हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, व्हेन z lies in the third quadrant, अगर थर्ड में जा रहे हैं, दैट इज थर्ड का पहचान क्या है, देखिए z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x आपका थर्ड में क्या है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। व्हेन z lies in the third quadrant, दैट इज z इक्वल x प्लस आयोटा y, तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव, तब वो आपका क्या हो जाएगा, ये थर्ड वन में लाई हो रहा है, ये क्लियर ही हो गया यहाँ पर। अब फिर एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, थर्ड में क्या होगा, देन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, देन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में z आया है, मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है। तो इस केस में क्या होगा, इसमें एक एक्यूट एंगल कहाँ पर है, एक्यूट एंगल ये वाला आपका, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है मेरा, सेकंड का क्लियर कर चुके हम लोग। अब थर्ड में आते हैं, आप लोग न्यू फिगर हमेशा बना सकते हैं, बना लीजिए आप, ठीक है। अब हम लोग थर्ड में आए हैं, ठीक है, थर्ड में। अब देखिए यहाँ पर अगर जब थर्ड में आए हैं तो एंगल क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक लेना है वो भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से लेंगे। हम क्या बताया है कि अबव द एक्स एक्सिस होगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर कीजिए, बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो आपका क्लॉकवाइज मेजर कीजिए। तो अब आपको करना क्या है, इधर से लेना आपका एंगल थीटा कौन सा हो गया आपका, ये वाला थीटा हो गया, ये आपका थीटा हो गया बस, लेकिन माइनस लेना है, साइन को नेगेटिव लेना है। अब यहाँ पर अल्फा क्या है, इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल कौन है, ये अल्फा यहाँ पर आएगा। तो फिर क्या होगा, अगर ये आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड देगा, ये आपका थीटा अगर है, तो क्या कर सकते हैं, 180 माइनस अल्फा कर सकते हैं, 180 माइनस अल्फा, लेकिन नेगेटिव करना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक आए, तो क्लॉकवाइज आए तो क्या हो गया, माइनस अल्फा माइनस पाई होगा। हम यहाँ से यहाँ तक मूव किए, मतलब क्लॉकवाइज मूव किए, कितना मूव किए डिग्री, 180 डिग्री मीन्स माइनस पाई। फिर हम क्या जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फिर हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, मतलब प्लस जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो प्लस जाना होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक गए तो क्या हुआ, क्लॉकवाइज में गए, इसलिए माइनस पाई होगा। फिर हम क्या करें, लौट के ये टर्म आए, लौट के फिर यहाँ पर आए, ये कैसा आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए वो प्लस होगा। तो क्या होगा, आर्गुमेंट आपका माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। तो क्या जाएगा, एक्चुअली हो जाएगा अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई। क्लियर हुआ, फिर से देखिए, क्लियर कीजिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये आपका जब तक क्लियर आपका नहीं होगा तब तक आपसे नहीं होगा। क्या हो गया, इसका नेगेटिव था, इसका नेगेटिव, ठीक है। हम लोग इधर से क्लॉकवाइज मेजरमेंट किए, क्या किए,
यहाँ से यहाँ तक है -पाई प्लस इतना, ठीक है। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आप अगर सोचिएगा कि भाई एंगल कितना है ना 180 से आपका अल्फा माइनस करना था, पाई माइनस अल्फा करना था, लेकिन अब क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज लिया है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या जाएगा, अल्फा माइनस पाई हो जाएगा, वही चीज़ आया। क्लियर। तो याद रखना है कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे बिलो द एक्स एक्सिस है तो हम लोग क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे। लास्ट केस क्या है, व्हेन z lies in the fourth quadrant, in the fourth quadrant, that is z इक्वल टू कैसा होना चाहिए, x प्लस आयोटा y तो है लेकिन x क्या है पॉजिटिव है और y इस केस में नेगेटिव है, देन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, देन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा। फिर से इसको चलिए थर्ड वर्ड में आ गया तो सेकंड थर्ड का ये फोर्थ में जा रहे हैं तो इसको पढ़ाते हैं। देखिए ये आपका एंगल हो गया, ये आपका इधर हो गया, आपका थर्ड वर्ड में सपोज यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आपका एक्यूट एंगल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया एक्यूट एंगल अल्फा, ठीक है। आपका बिलो द एक्स एक्सिस है तो क्या लेना है, आपको क्लॉकवाइज ही लेना है, ये थीटा भी हो गया। इसके जब फर्स्ट पॉइंट में थीटा अल्फा सेम था, आपका फोर्थ में भी थीटा अल्फा सेम हो गया, लेकिन क्योंकि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलो द आपका एक्स एक्सिस है, इसे कैसे मेजर करना, उसमें किए थे फर्स्ट में किए थे एंटी क्लॉकवाइज, इसमें किए थे इसमें करना होगा क्लॉकवाइज। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। क्लियर। थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस अल्फा। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्या क्या बताया गया। ये चीज को क्लियर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक्स वाई डैश, ठीक है, ऑरिजिन है। जब आपका इसमें है जेड, यहाँ पर अगर जेड है तो एंगल कितना हुआ, थीटा। इस केस में क्या हो गया, इस केस में थीटा जब हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री। क्लियर। शॉर्ट में समझा देते हैं। जब यहाँ पर लाई कर रहा है तो आपका थीटा क्या होगा, जब यहाँ पर जेड है थीटा क्या होगा, पाई/2। जब यहाँ पर जेड है तब थीटा क्या होगा, पाई। जब यहाँ पर जेड है, क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस आ गया, इधर से क्या लेना है, उसे इधर से क्लॉकवाइज लेना है। क्लॉकवाइज में कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, -पाई/2। क्लियर। -पाई/2 ये हो गया -पाई/2। इसके लिए 0, जब पॉजिटिव रियल एक्सिस में तो 0, आपका पॉजिटिव रियल एक्सिस तो थीटा इक्वल्स टू पाई/2। जब आपका नेगेटिव रियल एक्सिस तो थीटा इक्वल्स टू पाई। जब आपका नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस तो थीटा इक्वल टू -पाई/2। क्लियर। और जब फर्स्ट पॉइंट में जा रहे हैं तो इस पॉइंट में थीटा क्या है, इस केस में थीटा आपका, इस केस में थीटा इक्वल्स टू अल्फा हो जा रहा है, थीटा इक्वल्स टू अल्फा। क्लियर। इस केस में थीटा इक्वल्स अल्फा, अल्फा समझ में आ गया होगा किस तरह से किए हैं। अच्छा, जब यहाँ पर थीटा किए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड में लाई करने पर पाई माइनस अल्फा होता है, पाई माइनस अल्फा। क्लियर। जब थर्ड में जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, माइनस ऑफ, इसका नेगेटिव लेना है, मतलब अल्फा माइनस पाई, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। और जब फोर्थ में जा रहे हैं तब थीटा क्या है, तब थीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा का इक्वल हो जाएगा, माइनस अल्फा। क्लियर। आपका ये 8 वैल्यू आपको याद रखना, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा इजीली। क्लियर। तो पहले यहाँ तक आपका थ्योरी था, आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने का तरीका सब बताया गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकाला जा रहा है। क्लियर। सब कुछ डिस्कस किए थोड़ी, इसको आप एक बार अच्छे से समझिए, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर। सो नोट कीजिए पहले, एक चीज आपके हेल्प के लिए लिख देते हैं, देखिए कि नोट कर लीजिएगा। इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर lies in the first and second quadrant, if a complex number lies in the first and second quadrant, अगर फर्स्ट और सेकंड में लाई करता है तो, ठीक है, lies in the first and second quadrant, then क्या करना होगा, then take anti-clockwise direction, एंड अगर फर्स्ट और सेकंड में आपका है
कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना है, डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। और फॉर थर्ड एंड फोर्थ quadrant take clockwise direction to measure the principal value of the argument, clear, of the argument. क्या बोले, if a complex number lies in the first and second quadrant then take anti-clockwise, फर्स्ट सेकंड quadrant से anti-clockwise मेजर लेंगे, and for third and fourth quadrant take clockwise direction to clockwise direction to measure the principal value of the argument, clear. For clockwise direction ध्यान रखिएगा, for clockwise direction, for anti-clockwise direction take positive sign, and for clockwise direction take negative sign, and for clockwise direction take negative sign to measure the angle. ये आपका नोट करके रखिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्लियर. फॉर एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेक पॉजिटिव साइन, एंड फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेक नेगेटिव साइन टू मेजर द एंगल. क्लियर हुआ? चलिए, सो आज का लेक्चर हम लोग यही ऐड करते हैं. आज का लेक्चर में हम लोगों ने सीखा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्गुमेंट क्या होता है, जब एक्सिस में लाई कर रहा है तो आर्गुमेंट क्या होता है, जब क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा है तो आर्गुमेंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है वो हम लोग देखें. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, आर्गुमेंट निकाल के देखेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म, ठीक है. सो आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं, यही एंड करते हैं. ओके, बाय, थैंक यू.